नमस्कार दोस्तों। नूतन मार्ग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बार फिर बिहार विधानसभा 2020 के ऊपर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। समाजवादी शिक्षाविद शिवनाथ पुरी जी के साथ। शिवनाथ पुरी जी शिक्षाविद के साथ साथ एक बुद्धिजीवी एंड पेंशनर संघ भी चलाते हैं, जो उनके ये संचालक हैं, चाहे उसका संरक्षक हैं, और काफी दिनों से ये काम कर रहे हैं। और इन लोग और बुद्धिजीवियों का एक ग्रुप है जो देश समाज के विकास की बात करते हैं और समाज को कैसे स्वस्थ किया जाए, राज्य का विकास, समाज का विकास, देश का विकास कैसे हो, इस पे एक समग्र चर्चा भी ये लोग करते हैं। बार बार ये ग्रुप एक आयोजन भी करते रहता है, जिसमें बहुत सारे जो हमारे शिक्षाविद हुए, चाहे वो लेखक हुए, साहित्यकार हुए, कवि हुए, चाहे देश के प्रणेता हुए, उन सब का जन्मदिन मनाते हैं, उनकी बातों को रखा जाता है, समाज में उसको फैलाते रहते हैं। तो आज हम इनसे जो चर्चा करेंगे, क्या बिहार के विकास के मुद्दे उतने ही महत्वपूर्ण है जितने अन्य मुद्दे जैसे कि उठ रहा है। बेरोजगारी भी एक मुद्दा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो विकास आधारभूत ढांचा के बाद एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट माने औद्योगिक विकास भी एक मुद्दा है। तो साथ ही जनता के मन को भी टटोलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम आज बैठे हैं कोहड़ा बाजार, जो मांझी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोहड़ा एक महत्वपूर्ण बाजार है और यहीं पे इनका आवास है। मैं इनके आवास से बात कर रहा हूं, क्योंकि ये गांव में रहते हैं, गांव के लोगों से मिलते हैं, तो गांव के लोगों के मन में क्या उस बात को जानते हैं, तो उस बात को भी हम टटोलने का प्रयास करेंगे। सर, नूतन मार्ग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है और नूतन मार्ग परिवार की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप नूतन मार्ग परिवार के एक अंग के गार्जियन के रूप में है। तो आप सर, इसमें बिहार में विकास के मुद्दे के अलावा जो अन्य मुद्दा जो चल रही है उस पर अपना असर प्रकाश डालेंगे, उसका क्या इसमें ये है? देखिए, विकास बिहार हो या देश का कोई राज्य हो, हर लोग विकास के होड़ में लगे हुए हैं। लोग अपना अपना विकास कर रहे हैं, लेकिन एक राज्य के रूप में या देश के रूप में कहिए, बिहार राज्य जो है, जितना दिन मेरा उम्र हुआ, जब से मुझे समझ आई, तब से मैं देख रहा हूं बिहार एक क्षेत्र में काफी विकसित है। यहाँ का शिक्षा की व्यवस्था भले ही ध्वस्त हो रही हो, लेकिन बिहार के लोगों के पास दिमाग है, वो आगे बढ़ते हैं, अपना विकास, स्वयं का विकास करते हैं। लेकिन राज्य एक परिवार है, परिवार का मुखिया कोई है, मुख्यमंत्री होता है, उसके मंत्रिमंडल के लोग होते हैं, उसके पदाधिकारी होते हैं, सब मिलजुल करके पूरे राज्य की विकास की बात हर चुनाव में किया करते हैं। लेकिन आज तक परिवर्तन तो है, सड़कें बनी, सड़कें बिगड़ी, बनी, बिगड़ी, ये होता रहता है। ये कोई विकास वाली बात नहीं है। कभी सड़कें एकदम खाई में थी, आज सड़कें बन गई है, फिर कोई सरकार आगे सड़कें बनेंगी नहीं। शिक्षा की व्यवस्था है, मैं अवकाश प्राप्त शिक्षक हूं, मैं बिहार में भी विद्यार्थी था, बंगाल में भी विद्यार्थी रहा हूं। मेरे बचपन में जो
शिक्षा की व्यवस्था थी, गुरुजनों का तनख्वाह नाममात्र का तनख्वाह था, लेकिन गुरु अपने बच्चों को किस तरह से हम शिक्षा दें, किस तरह से उनको ज्ञान दें कि मेरा बच्चा एक विकसित नागरिक, एक दायित्वपूर्ण परिवार को निभाने वाला, परिवार को चलाने वाला, देश की सेवा करने वाला बन सके। आज शिक्षक भी नहीं है, शिक्षक नहीं है, एक नौकर है, नौकरी करते हैं, वो नौकरी करते हैं, उनकी तनख्वाह है, तनख्वाह के लिए हड़ताल करते हैं, कई तरह की बात करते हैं, तनख्वाह तनख्वाह तनख्वाह, लेकिन वो उनका मूल जो दायित्व है, मूल जो उनकी ड्यूटी है, मूल जो उनका कर्तव्य है, वहां वो नगण्य है, बिल्कुल नहीं है। मेरा मानिए तो शिक्षक के रूप में प्रत्येक विद्यालय में कमोबेश मूर्ति हैं, शिक्षक का एक पद ग्रहण किए हुए हैं, सर ये कर्तव्य से वो शिक्षक नहीं है। सुनिए, जब जब यहाँ के शिक्षक वैसे नहीं है और शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, वो राज्य विकास कैसे कर सकता है? एक बुद्धिजीवी नागरिक कैसे पैदा कर सकता है? वो तो शिक्षक वही आप स्वार्थी बन जाता है। शिक्षक लोग ऐसे आप स्वार्थी लड़के पैदा करते हैं, उसमें भी पक्षपात करते हैं। कुछ लड़के हैं, विद्यालय में जाइए, महाविद्यालयों में, वहां भी राजनीति हो गया, संघ, ये संघ जो है, छात्र संघ, कर्मचारी संघ, यह संघ जो है, संघ का सोच जो होना चाहिए, उनका संविधान अच्छा है। संविधान क्या है? ये किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। कर्मचारी संघ है तो मालिक जो है, तो मालिक अन्याय नहीं करे, आकि ये लोग अन्याय करें, मालिक बर्दाश्त करें, तो अपने सही पथ पर लोग नहीं है। यहां तक राजनेताओं की बात है, ये जो है, जिस तरह से ऋतु बदलती है, 6 ऋतुएं हैं, उस तरह से ये बदलते हैं, उसी रूप में आते हैं। चुनाव के वक्त उनकी भाषा, उनकी बोली बदल जाती है, वादे करते हैं, निभाते नहीं हैं। तो है डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ फूल्स। हम लोग सभी उनके वादों से प्रभावित होते हैं, वाह ये कुछ करेंगे, इसीलिए उसकी परिभाषा ही बनाया गया है। पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख हो जाते हैं, पक्षपात के ध्यान में चले जाते हैं, सारी व्यवस्था अवगुण जो है शिक्षा के लिए करते हैं। आज हम लोग जो पढ़ते थे, कहीं कबीर दिखाई नहीं पड़ते हैं, कहीं रहीम दिखाई नहीं पड़ते हैं, कहीं तुलसीदास। ये संस्कार युक्त शिक्षा था, अनुशासन था, आचरण कैसा होना चाहिए। जो आचरण सही हो जाएगा तो देश का विकास बाकी नहीं रहेगा। सर लेकिन इसमें क्या आपको लग रहा है कुछ आयातित विचारधारा है, जो विचारिक हम बंधु एक तरह से कह सकते हैं कि हम, वो हमारे विचारधारा से है, वो कुछ भी करें हम उनके साथ हैं। वही तो संघ कह दिया, मैंने जिस तरह तो कर्मचारी संघ है, सब संघ है, उसी तरह पॉलिटिकल संघ है।
अपना अपना विचार। लेकिन सर 1947 के बाद देश आजाद हुआ, तो ये बंधुआपन फिर कहाँ से रह गया? देश आजाद हुआ, व्यवहारिक रूप में देश आजाद हुआ, लेकिन जो पहले के संपन्न थे अंग्रेजों से प्रभावित थे, अंग्रेजों से प्रभावित थे, वो तो संपन्न थे ही। देश आजाद हुआ, लेकिन वो लोग अंग्रेजों से प्रभावित जमींदार लोग थे, जमींदारी संस्थाओं में चली गई, लेकिन उनकी भावना जो थी वो तो गई नहीं। दबाने के लिए, और उनकी भी भावना जो दबे कुचले थे, वो उनकी भावना भी ऊपर आई नहीं। इस मामला में लालू जी को कहिए तो पूरी बात तो अच्छी नहीं है, लेकिन वो जगा दिया, कम से कम दबे कुचले लोगों को जगा दिया। सर जगा दिया, लेकिन आप शैक्षणिक रूप से कहाँ उनको आगे ले? आपने खड़ा तो कर दिया, खड़ा तो किया, लेकिन आपने उसको किस रूप में खड़ा? हाँ, यही होना चाहिए। जो उसको केवल कहने के लिए ये दबाते थे, दबो नहीं, लेकिन दबने की क्या बात है? उसको वो उचित शिक्षा जो मिलती, कुछ नहीं, कहना, करना, कथनी और करनी में अंतर है। उसको चाहिए कि तुम लोग इतना ना पढ़ो, इतना ना योग्य नागरिक बनो कि उस श्रेणी में जाकर के बढ़ो। तो जिस वर्ग की बात करते हैं, जिस वर्ग की बात करते हैं, उस वर्ग में जो संपन्न लोग हैं, उन्हीं लोगों का शोषण करते हैं। हाँ, किसी वर्ग में के लोग जो संपन्न लोग हैं, वो लोग शोषण करते ही हैं। ये भावना जाएगी नहीं। देखिए, शोषित में क्या कहेंगे, ये शोषित में जो शोषित पहले से शोषित हुए हैं, अब बाई दिवे कहीं वो संपन्न हो गए, तो वो भी दूसरे का शोषण करना शुरू कर देते हैं। चलो हम सर आते हैं बिहार के चुनाव के ऊपर। सर आज जो मतदाता है, पहला चरण का मतदान हुआ, इसमें कोरोना का संक्रमण काल भी है, लगभग 60% के आसपास वोट गिरा। अगर देखा जाए तो करीब करीब 2015 के मुकाबले 2% कम वोटिंग हुआ है, और 2010 से मुकाबला किया जाएगा तो उसके मुकाबले 3% ज्यादा वोटिंग हुआ है। तो और ये जो भी लगभग 71 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, 71 में एक 50%, मैंने 55 सीट पर 50% के आसपास वोटिंग हुआ है, और 10-12 सीट पे जो हुआ है लगभग 60% के आसपास का जो हुआ है मतदान हुआ है। तो इसको आप किस रूप में, इतने कोरोना संक्रमण और बहुत सारे फैक्टर के बावजूद भी जनता निकली और मतदान दी है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये कोरोना जो संक्रमण है, इससे मतदान प्रभावित नहीं है, बिल्कुल प्रभावित नहीं है। प्रभावित ये जो नेता हैं, उनसे लोग प्रभावित हैं, कुछ लोग नाराज हैं। तो मतदान, मैं चुनाव का अधिकारी रहा हूं, वो 80% या 75% कभी चुनाव मतदान नहीं होता है, कभी नहीं होता है। 50, 55, 60 यही चुनाव का जो औसत जो है, यही हमेशा रहता है और यही रहेगा। क्यों कि गांव में अभी देखिए, मेरे ही परिवार में 20 मतदाता हैं, तो 20 में 2 मतदाता हम यहाँ हैं। अरे वोटर जिसके आधार पर निकाला जाता है, उसका औसत निकाला जाता है, परसेंटेज निकाला जाता है, तो अब इसी से बुझ लीजिए कि लोग बाहर हैं, लोग यहाँ नहीं है। देखिए, बहुत लोग आए थे, कोरोना के संकट काल में आए थे और चले गए, है नहीं, चले गए, क्योंकि बिहार में उनको कुछ मिल नहीं रहा है। ये सही बात है कि यहाँ अगर कुछ मिलता तो पलायन कभी नहीं होता। तो सर बिहार में इस चुनाव का मुख्य मुद्दा, मतलब किस मुद्दे पे जनता को वोट करनी चाहिए? अभी जो हुआ है 71 सीटों पे, वो किस मुद्दे पे किए होंगे? सारे लोग आशा यही करते हैं, जब चुनाव आती है
तो यही आशा करते हैं कि मुद्दा सबका रहता है जो कौन पार्टी बिहार का विकास करेगा, कौन बाहर से पूंजीपतियों को बुलाएगा, कौन कारखाना लगाएगा, कौन सड़क बनवाएगा, कौन रोजगार देगा। सब लोग यही आशा लगा करके मतदान करते हैं। और रह गई ये सब पार्टी अपने अपने भाषण से लुभाती है उनको। अब जिससे जो प्रभावित होते हैं, आशा सबकी ही है। कुछ लोग हैं, बिहार की बात है, बिहार और यूपी में सबसे ज्यादा है जातिवाद। बिहार में सबसे बड़ा जातिवाद है और धर्मवाद है। नेताओं में तो परिवारवाद है, वो लोग परिवार से मतलब नहीं है, लेकिन %65% वोटर जो हैं वोट किसको देना चाहिए वो नहीं समझते हैं, नहीं समझते हैं। मैंने भावना वर्ग के नेता के जो वक्तव्य है उनके बस वक्तव्य नहीं, जात के बस, जात के बस में 65% लोग जो है जात के बस। अब रह गई 35 में कुछ बुद्धिजीवी हैं, तो कुछ लोग पार्टी से बंधे हुए हैं। राजनीति करते हैं तो पार्टी से बंधे हुए हैं, चाहे उनकी पार्टी जीते या ना जीते, पार्टी से बंधे अनुशासित हैं। लेकिन मतदाताओं में जो कोई पार्टी से बंधा नहीं है, उसमें 65% जो लोग हैं वो भावना में बह जाते हैं, जाति बेसिस पर चले जाते हैं। आजकल का युवा वर्ग जो उदंड भाषा बोलेगा, शेर है, वो पढ़ा है कि लिखा है नहीं, कैसा है उससे मतलब नहीं है, उदंड भाषा बोलता है। अब युवा वर्ग हो गए, देखिए उदंडता बढ़ती जा रही है समाज में बहुत ज्यादा। हम समझते हैं कि 90% उदंड ही लोग रहते हैं, 10% में हम बुजुर्ग सब बचे हुए हैं। अच्छा सर, एक चीज बताइए, जो आप कह रहे हैं कुछ बुद्धिजीवी वर्ग है जो कि पार्टी से बंधे हुए हैं, क्योंकि राजनीति अगर बुद्धिजीवी है तो किसी पार्टी के साथ में विचार के साथ बंधे रहते हैं। दूसरा चीज, वो बुद्धिजीवी है तो उनमें क्षमता है कि हम अच्छा बुरा का ख्याल रखें। पार्टी अगर गलत कैंडिडेट को खड़ा करती है तो बुद्धिजीवी वर्ग को यहाँ आगे आना चाहिए कि नहीं, पार्टी ये गलत कर रही है और उसके विरोध में मतदान होना चाहिए। बहुत हमने देखा है, लेकिन कोई पार्टी अछूता नहीं है यहाँ। चुनाव जीतने के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। सारा सिद्धांत उनका फेल हो जाता है, चाहे मैंने देश का जो भी पार्टी हो। तो फिर सर हम देश में जो लोकतंत्र को हम मजाक बना रहे हैं, मजाक बनाते हैं। लोकतंत्र, देखिए लोकतंत्र केवल नाम का लोकतंत्र है। आप सुन रहे हैं, कहना नहीं चाहिए। मुखिया कोई हो, मुखिया नहीं चाहता है कि यह गोली चले, नहीं चाहता है, लेकिन उसका प्रशासनिक अधिकारी है, वो कहीं गोली चलवा देता है। लड़े सिपाही नाम हवलदार के इसे खिंचा होता है, तो कोई भी गलत करेगा, लेकिन उस परिवार के वो मुखिया ही बदनाम होगा। सर, राज्य और समाज के विकास के लिए, समाज की बेहतरी के लिए, राज्य की बेहतरी के लिए हमारे बिहार के लोग, बिहार की जनता ये जाति के जंजाल से कैसे निकलेंगे, इसमें किस प्रकार? देखिए, जब तक भगवान करे जो आ जाए जल्दी, मानवता जब से लोग समझने लगेंगे कि धर्म एक रूटीन है, प्रधान नहीं है। धर्म एक रूटीन है, जाति एक कर्म है, जाति एक कर्म है। मानो वो कम करना, जैसे सिपाही है उसकी कर्म है ड्यूटी करना, शिक्षक का उसका ड्यूटी है पढ़ाना। इस तरह की जब भावना आ जाएगी
तो ये जो जाति है, राजपूत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, हरिजन, ग्वाल, सब ये जो है ये बंद हो जाएगा। अपना कर्तव्य लोग देखिए, पहले क्या था, परिवार के जाति तो था नहीं, कर्तव्य का काम का बंटवारा हुआ था। अब वही आ जाए जहाँ काम जो करते हैं एक ही परिवार में अलग अलग लोग काम करते हैं, काम को अपनी ड्यूटी को जब तक समझे नहीं तब तक जाती जाएगी। एक चीज हम सब देख रहे हैं, अभी चुनाव में मूलतः देखा जा रहा है, चाहे मिल रहा है देखने को, स्टार्टिंग बेरोजगारी के मुद्दे से हुआ, और एक थोड़ा सा अलग एनडीए का जो घटक बीजेपी भाजपा है वो एक लाए कि नहीं हम यहाँ पे हिंदी भाषा में उच्च शिक्षा को हिंदी भाषा में लागू करेंगे कि पढ़ाई लिखाई हो, जैसे कि स्वास्थ्य शिक्षा हो गया, चाहे तकनीकी शिक्षा हो गई। लेकिन आज भी कमोबेश देखा यही जा रहा है कि बिहार आज भी जो पुराने मुद्दे हैं उसी पर चुनाव लड़ रही है। वो इसका क्या कारण है कि हम वो आज भी 50 साल पहले ही है, उससे आगे नहीं निकल नहीं, यही तो है आज के जैसा कि समय है, विज्ञान, मौसम बदल रहा है, विज्ञान बदल रहा है, आदमी का पकड़ बदल रहा है, उसके अनुरूप में अपने को ढालना चाहिए। तो बिहार जो है, एक बात जान लीजिए रईस बाबू, मैंने करीब से देखा है, बिहारी या बिहार के लोग सुनेंगे तो शिकायत करेंगे, स्वार्थी बहुत ज्यादा होते हैं। मैंने नीच स्वार्थी के लिए परिवार में भी एक 4 बेटा है तो अपने स्वार्थ में ही परिवार वाला हो जाता है, स्वार्थ के पीछे माँ बाप को भी नहीं पूछते हैं। तो जहां ईश्वर की भावना है वो पुराने ढाड़े पर चल रहे हैं, मैंने धन, जब तक जान लीजिए, जब तक धन का, रुपया का, पैसा का कीमत भोजन, वस्त्र और आवास के लिए नहीं होगा और अपने आवश्यकता से अधिक धन के संचय करने की प्रवृत्ति जाएगी नहीं, तब तक देश का विकास नहीं होगा। यह प्रवृत्ति जो है, मुझे 2 रोटी, 2 सब्जी, 2 कपड़े हमको चाहिए, एक रूम चाहिए रहने के लिए, लेकिन हम ज्यादा क्यों अपने खोते हैं? रुपया बैंक में क्यों जमा करते हैं? रुपया बैंक में जमा करते हैं जो हमारे नाम से इतना फिक्स है। अरे आपकी जरूरत क्या है? आप अपने जरूरत भर आप जिंदगी जी सकते हैं। आप दवा का पैसा चाहिए, 2 टाइम 3 टाइम खाने के चाहिए, दूध चाहिए, दही चाहिए, इस पर रहिए। जब हो जाती है तो दूसरे को मौका दीजिए। और ये करने के लिए आदमी शोषण की प्रकृति उसमें आ जाती है, चोरी, बेईमानी सब करता है। अच्छा सर, आप ग्रामीण परिवेश में रहते हैं। हाँ। एक तरह से यहाँ ग्रामीण लोगों से मिलते हैं, तो देखा जाए देश हमारा जो है ग्राम में ही बसता है। हाँ। कोरोना काल ही साबित किया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही देश को पटरी पे बनाए रखा, अर्थव्यवस्था को मजबूती दी, डिमांड को उसने पुशअप दिया। तो यहाँ देश, हमारे जो ग्रामीण लोग हैं, इनके मन में कभी टटोलने का प्रयास किया कि ये लोग क्या चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं, फिर ये क्यों एक जाति में विभक्त होकर वोटिंग करते हैं? देखिए, जो इनको चाहिए, गांव के लोगों को चाहिए, क्योंकि भारत माता गांव में ही बसती हैं। किसान नहीं रहे तो कल कारखाने कुछ नहीं रहेगा, बिल्कुल कुछ नहीं रहेगा। तो गांव में अत्यधिक जमीन है, लोग खेती करते हैं, अन्न पैदा करते हैं, हर चीज पैदा करते हैं, और उसी को लोग उपयोग में लाते हैं, चाहे कल कारखाना में काम करे, चाहे अफसर का कुछ भी करे। तो भारत माता तो गांव में बसती हैं। जी 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 जी। फिर भी किसान जानता है, जब हमें खेती करने के लिए खाद, बीज समय पर उतना मिल जाए, लेकिन ये भी कम स्वार्थी नहीं है। अभी खोजते हैं कि मैं अन्न बेचता हूँ, पैदा करता हूँ, तो ठीक है, तुम्हें खाने से अधिक, देखिए पुराने जमाने की व्यवस्था कितना थी, आप अपने भर रख लीजिए, अधिक हुआ तो जो कोई बढ़ई काम करता है उसको दे दीजिए, शादी नाई बंदा उसको
मतलब आप अपने भर रख लीजिए, बाकी आप जो आपके सहयोगी है जो खेती में नहीं है उनको दे दीजिए। ये होता था। हाँ, हम लोग आज भी देखते हैं गांव में एक परंपरा है कि जब गेहूं की कटाई चाहे धान की कटाई होती है तो सब कुछ होने के बाद कुछ हम लोग 20 एक 25 किलो 50 किलो पंडित जी को देते हैं, नाई को दे देते हैं, और सब कुछ है। पहले जो हम लोग सेवा में लगे रहते हैं। आज नहीं दे रहे हैं। पहले आप परिवार अपने परिवार के खाने के लायक और अन्न को थोड़ा सा आपने जो भी आवश्यकता है वो साल भर के फिर अगले साल होगा तो रखते थे, और बाकी अपने सहयोगी को दे देते थे। बहुत देखिए, एक परिवार में किसान का बहुत सहयोगी है, अकेले खेती नहीं होता है ना, सब परिवार में बहुत लोग, सब निपटी है, सब लोग परिवार थे। लेकिन उस परिवार नहीं मानते, उस परिवार को लोग जात मानने लगे। ये जात मान लेना, उसके बाद कम्युनिस्ट की भावना आ गई। और हम देखिए बचपन, लेकिन सर इसमें वोटिंग कहाँ प्रभावित हो रहा है? वोटिंग देखिए सवाल है, अब देख रही है जनता कि इनके द्वारा हम शोषित हो रहे हैं, फिर भी हम उनको दे रहे हैं जात के नाम पे वोट। तो पहले ये देखिए, ये बहुत ज्यादा दिन से राजशाही था। हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा कि राजशाही था, लगभग 1000 साल लगभग हम लोग गुलाम रहे हैं। हाँ, राजशाही था, राजशाही था। लेकिन राजशाही ये प्रजातंत्र अपने यहाँ से नहीं आया है, ये डेमोक्रेसी अपने यहाँ भारत की उपज नहीं है, ये रशिया से ही है। सबसे पहले रशिया, बाद में अमेरिका, वहां है जारशाही था, लेकिन जारशाही समाप्त हो गया। तो हमारा देश जो था ये प्रजातंत्र तो 1947 में हुआ है, पहले तो अंग्रेजों को गुलाम था। लेकिन जब चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल को देखा जाए, राम के राज को देखा जाए, उसमें सबको अधिकार था। सबको देखिए, चंद्रगुप्त के सोच में चाणक्य का सोच था अखंड भारत, वो राजा का शासन नहीं, पूरा भारत एक सूत्र में बंधे, ये चंद्रगुप्त का इनका चाणक्य का सोच था। और उन्हीं का शिष्य क्या था, एक साधारण परिवार का लड़का है, मतलब उसका मौर्य, उसकी माँ का नाम मोरी था, और माँ और उसकी टाइटल मोरी का पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य बन गया। आज भी दक्षिण भारत में बाप का नाम माँ का नाम लगता है, उसी तरह मौर्य वंश हो गया। तो इतिहास में कहते हैं ना, मौर्य वंश जो है इतिहास का स्वर्ण युग का कहते हैं। अच्छा सर, देखिए एक चीज हम फिर चुनाव पे आते हैं, हम लोग इतिहास में चले चर्चा है। बिहार में एक चीज वोट बैंक, जाति कार्ड को एक वोट बैंक हम मानते हैं। हाँ। वही उसी के आधार पे ही टोटल जोड़ तोड़ प्रत्याशी होता है। दूसरा चीज राजनीति में पहले तो जातिगत, वही लोग जातिगत करते हैं, जातिगत आधार पर वोट मांगते हैं, जीतते हैं, फिर वो परिवारवाद में बदलते हैं। देखिए ये जो है जाति के आधार पर बहुत पहले कम था। पहले कोई पार्टी तो थी नहीं, एक कांग्रेस, एक ही पार्टी थी कांग्रेस, जो भारत को आजाद कराई। अब उन नेताओं में आपस में मतभेद हुआ, अलग अलग अपना लोग पार्टी बनाए। तो सब देखा जाए तो कांग्रेस में तो मतभेद शुरू से ही है। और इसे एक हाथ में 5 उंगली कहीं बराबर। ठीक है, कांग्रेस से ही ना अलग होकर के लोग अपना अपना पार्टी, देखो समाजवादी पार्टी जो बना है, राम मनोहर लोहिया थे, राम मनोहर लोहिया वो का पहले तो कांग्रेस के थे, बाद में अपना उनका विचारधारा बदल गया। और स्वार्थ, नेहरू जी में स्वार्थ था। नेहरू जी कहने के लिए ब्राह्मण थे। अब देखिए सोच यही तो सोच होता है, जितने देश के ब्राह्मण वर्ग के लोग थे, चलिए ब्राह्मण है, ऐसे तो राजतंत्र में भी है, राजा का सलाहकार राजपूत ब्राह्मण ही हुआ करते थे। राजतंत्र ही बना, रामचंद्र से ले लीजिए, उसके अलग अलग ये ब्राह्मण ही हुआ करते थे। मैंने ब्राह्मण का मतलब है पढ़े लिखे लोग, क्या लीजिए, ब्राह्मण कोई था नहीं,
जब मान लीजिए देखिए जब आपको बंटवारा हुआ है, जाति नहीं था, कौम का बंटवारा हुआ, तो शिक्षा का काम, पूजा का काम और शिक्षा का काम एक परिवार को दिया गया, एक व्यक्ति को दिया गया। तो वो पढ़ने, जो पढ़ता है, अध्ययन करता है, सोचता है, मैंने विचारक थे, उस तरह के विचारक थे, रात दिन इसी में किस तरह से परिवार चलेगा, किस तरह से राज चलेगा। और जो बलवान था, योद्धा था, वही राजा बनता था। आज भी देखते हैं साधारण एक जानवर है बंदर, तो बंदरों के समूह में एक ही बंदर मेट होता है, आपस में लड़ते हैं, देखते हैं जो जीतता है वही मेट बन जाता है। पहले खानाबदोश रूप में जो होते थे, जाते रहते भाई, परिवार का कौन हेड होगा, तो आपस में कौन, अरे सुरक्षा कौन करेगा। उद्देश्य था कि जो बलवान परिवार और समाज की सुरक्षा कौन, पहले था कि जंगली जानवरों से सुरक्षा कौन, जो परिवार होगा तब ना, डरपोक को कहा जाएगा नहीं। अच्छा सर, एक चीज बताइए कि ये हमारे बिहार में लगभग 3 दशक तक सामाजिक सरोकार की बात करने वाले और जयप्रकाश नारायण जी के संपूर्ण क्रांति से उपजे लोग सत्ता के इर्द गिर्द रहे, सत्ता में रहे, लेकिन उनकी जो 7 मूल सिद्धांत था उस पर कहीं अमल करते हुए नहीं दिखे। अरे वो जितने जयप्रकाश संपूर्ण क्रांति के सदस्य थे, वो जयप्रकाश नारायण मर गए, उनका सिद्धांत भी मर गया, ऐसे सारे लुटेरे बन गए। केवल ये इसका मुख्य कारण क्या है सर? मुख्य कारण के प्राप्ति आगे जयप्रकाश नारायण के चलाए हुए पथ पर ही चले नहीं, तो केवल अपने राजनीति चमकाने के लिए। हम जयप्रकाश बाबू के जिस तरह अन्ना आंदोलन की उपज अरविंद केजरीवाल, उसी तरह जयप्रकाश बाबू के आंदोलन के हैं, जिसे आज स्वतंत्रता सेनानी कहलाते हैं, जो आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों से जो लड़े थे, अपने जान को गंवा दिए, या जो जिंदा है जेल में गए थे, वो आजादी के दीवाने कहलाते हैं, स्वतंत्रता सेनानी कहलाते हैं। तो कुछ स्वार्थी लोग उसमें भी गए कि ये भी एक जन आंदोलन है, इसमें भी हमको वह मिल जाएगा, चूंकि स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन मिलता है, तो हम भी ये भी स्वतंत्रता सेनानी हो जाए, कहीं होता है कोई सरकार आवे तो जयप्रकाश आंदोलन के लोगों को पेंशन देते। देखिए स्वार्थ की यही तो स्वार्थ था। अच्छा सर, अंत में हम यही आपसे जानना चाहेंगे कि ये दूसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है 3 तारीख को, अब कुछ ही दिन रह गया, 4-5 दिन रह गया है, जिसमें 94 सीटें हैं, जिसमें हम लोग का जिला भी है। तो यहाँ पे हमारे जनता किस आधार पर वोटिंग करना चाहिए? देखिए, जनता का कोई आधार नहीं है, निराधार है, सब निराधार है, कोई आधार नहीं है। जो किस आदमी को वोट देने जा रहे हैं, उसका प्रत्याशी जो है वो कैसा है। मैं भी वोट देने जाऊंगा, तो जिसको वोट देना चाहिए वो शालीन है, लेकिन शालीन लोगों को मैंने शालीन लोगों को कौन पूछता है? उदंड को पूछता है, जो उदंड भाषा बोले। देखिए, मैंने प्राय हम सुन रहे हैं और यहाँ भी जुआ पर के देखते हैं, शेर है, मर्द है, मैंने कहना नहीं चाहिए, मर्द है तो मर्द है, लेकिन वो क्या कहा जाए, हम उपाधि क्या दें, पढ़े लिखे हैं, किसी को नहीं, सब नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वही भावना है। और पढ़े लिखे भी देखिए डिग्रियां ले चुके हैं, उनको डिग्री मिली है कि उनमें पेड़ जैसे फलता है ज्यादा तो झुकता है, तो डिग्रियां ज्यादा मिली तो झुकना चाहिए, तो झुकते नहीं है, वो तो इतना उदंड हो गए हैं, उनकी भाषा सुनते हैं। तो हम लोग बुद्धिजीवी लोग तो कौन, तो वोट उनको नहीं देना चाहिए। बताइए, उनकी डिग्री काम करने के लिए है? नहीं है, कोई नहीं, बेकार है, डिग्री छीन लेना चाहिए। जब आप पे शालीनता नहीं आई, आप अब क्या, अब लोग कहेंगे भाई वाह
इतना पढ़ा लिखा है तो मैं भी वही पढ़ लिख करके यही करूंगा। वो क्या बनाएगा, वो क्या बनेगा लड़का। अंत में सर जनता को हम क्या संदेश देना चाहिए 94 विधानसभा? जनता तो जहाँ जाएगी, ये बाढ़ है, अच्छे लोग कमजोर लोग दहा करके चले जाते हैं, है ना, जो बचे वो बचेंगे। ये बाढ़ है, ये चुनाव किया है, बाढ़ है, बाढ़ है, कौन किनारा लगेगा भगवान जाने। लेकिन हमको अगर ऐसे एक दो आदमी हैं जिसको हम वोट कर सकते हैं, करेंगे वो उन्हीं को, लेकिन हम करेंगे तो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन उस आदमी को तो हम कभी वोटे नहीं देंगे जो जनता के बीच में अपने उदारताई को प्रदर्शित करता है, कभी नहीं करते हैं और उदाहरण ताकते भी नहीं है। और ऐसे आदमी लोग हमारे पास आते भी नहीं, आएंगे ही नहीं, कभी मैं समर्थन नहीं करता। और हमारे साथ में जैसे हम अपने संस्था के आदमी जितने बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं वही सोच रहे हैं। देखिए, नहीं कहना चाहिए, पक्षपात की बात नहीं है, अगर सरकार की बात मैंने देखी जाए, थोड़ा अपने समझ की बात है, कहना नहीं चाहिए, वैसे कोई दूध का धोया हुआ नहीं है, करते हैं, सब में गलती सही होती है। लेकिन देश का बागडोर एक पढ़े लिखे हाथ में जाना चाहिए, ये जरूरी है। उतना बेईमान हो सकता है, वो बेईमान हो सकता है, उदंड नहीं हो सकता है, पक्षपात कर सकता है, लेकिन कुछ लोग जैसे उदंड है पढ़े लिखे, तो उनकी उदंड काम है, क्योंकि पूरे देश में उदंड लोग हैं। जी पूरे देश में हैं। वो देश भारत माता के विरोधी है, भारत माता के विरोधी है पूरा देश में। देखिए, अभी कुछ दिन पहले हम लोग दिल्ली में देखे थे, अब कहना क्या चाहिए, साम्यवादी लोग जो हैं वो भारत माता के विरोधी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका एक बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया हमारे जनताओं के लिए। और हम लोग मतदाताओं से यही अनुरोध करेंगे कि अपने क्षेत्र में पार्टी जाति धर्म सबसे ऊपर उठ करके जो सही उम्मीदवार है, जो सही में जनता के लिए लगे हुए हैं, उनको अपना मत दें। बस, बहुत बहुत धन्यवाद।